हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम भाग के 3 वीडियो देख लिए। मुझे आशा है आपने उसको अच्छे से देखा होगा और आपको पहला लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपभोक्ता का संतुलन। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने जितना भी मैटर बनाया उसको बहुत संक्षिप्त करा है, इससे अधिक शॉर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे वीडियो की एक भी लाइन मत छोड़ना और उसको अच्छे से याद करना। और दूसरी जो मेन बात है कि मेरी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने उस लेसन का जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बहुत ही सरल भाषा में बना करके उसकी फोटो भी अपलोड की है। तो बच्चों, हम आज का हमारा जो सेकेंड लेसन है उपभोक्ता का संतुलन, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता, अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? देखिए, वह व्यक्ति, संस्था या फर्म जो वस्तुओं और सेवाओं का यूज करे, उपभोग करे, उपयोग करे, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। नाम से बहुत स्पष्ट है कि वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करे उसको उपभोक्ता कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उपभोक्ता कौन है? मैं उपभोक्ता हूँ, आप उपभोक्ता है, सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है। तो ये हो गया उपभोक्ता। नेक्स्ट इज उपभोग। उपभोग किसी वस्तु का यूज करना, उपयोग करना, उसको उपभोग कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये हमारे लिखने के लिए काम आ रहा है, तो मैं इसका उपभोग कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल, उपभोक्ता हो गया, उपभोग हो गया। अब जो बात आती है कि इस हमारे लेसन में आता है उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए विश्लेषण। हम यदि उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर 2 तरह के विश्लेषण दे रखे, गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण। पूरे ही विश्लेषण को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले हम इसके अंदर माइनर जो मोटा जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। गणनावाचक विश्लेषण, जिसको क्या इसका दूसरा नाम है उपयोगिता विश्लेषण, और इसको समसीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं और उपयोगिता ह्रास का नियम भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गणनावाचक विश्लेषण। और एक बात, गणनावाचक जो विश्लेषण है इसको मार्शल और पिगू ने दिया है। किसने दिया है? मार्शल और पिगू ने, नाम याद रखना। और क्रमवाचक विश्लेषण है वो है प्रोफेसर जे.आर. हिक्स। किसने दिया है? प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। तो बात करते हैं गणनावाचक विश्लेषण की। तो गणनावाचक विश्लेषण का मतलब होता है कि गणनावाचक विश्लेषण में ये कहा है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है ना। उपयोग, जैसे हम दूरी को मीटर में, समय को घंटे, मिनट या सेकंड में मापते हैं, इसी तरह हम उपयोगिता को भी माप सकते हैं। और इसका मात्रक है यूटिल्स, जिसको यू से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? यू से। अर्थात उपयोगिता को मापा जा सकता है, ये कहता है हमारा गणनावाचक विश्लेषण। जबकि क्रमवाचक विश्लेषण क्या कहता है कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते। ये एक भावगत विचार है कि उपयोगिता को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, या इसकी तुलना की जा सकती है कि जैसे ये पेन मेरे लिए अधिक उपयोगी है, ये पेन मेरे लिए कम उपयोगी, मतलब उसको क्रम नंबर 1, 2 दिया जा सकता है कि इसकी उपयोगिता मेरे लिए अधिक है, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे। लेकिन गणनावाचक विश्लेषण कहता है कि इसकी उपयोगिता मेरे लिए 10 यूटिल्स है, इसकी उपयोगिता मेरे लिए 5 यूटिल्स है। इसी क्रम के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह किसी वस्तु को यूज करने में, उपभोग करने पर उसकी उपयोगिता कैसे कम होती जाती है। जैसे मैं आगे बताऊंगी कि जैसे हमको भूख लगी, हमने पहली रोटी खाई, हमें बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है, दूसरी रोटी खाई, हमें थोड़ी कम संतुष्टि मिलती है, तीसरी रोटी में और कम। तो हमेशा जो उपयोगिता होती है वो घटते हुए क्रम के अंदर चलती है। तो मैं अभी इसको शॉर्ट बता रही हूँ, आगे इसका बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी जब इसका क्वेश्चन आएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ समझा कि गणनावाचक विश्लेषण किसे कहते हैं। अब गणनावाचक विश्लेषण को समझना है तो हमें उपयोगिता को समझना होगा। बच्चों, उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। क्लियर? रिपीट। उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता या शक्ति या कैपेसिटी जिसके द्वारा वह किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, इसे हम कहते हैं उपयोगिता। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब उपयोगिता कैसे? जैसे कि तो ये पेन है, ठीक है, ये पेन मेरी आवश्यकता है कि मुझे लिखना है, तो पेन मेरी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है क्योंकि मुझे लिखने में मदद कर रहा है, तो पेन मेरे लिए उपयोगी हो गया। अब इसी तरह हम कई सारी वस्तुओं को और सेवाओं की, इस क्वेश्चन का यदि आंसर हमको बढ़ाना है तो 2-4 एग्जाम्पल देकर के हम इसको बढ़ा सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए, जैसे मुझे भूख लगी है
क्या है, मुझे भूख लगी है, तो रोटी क्या करेगी, मेरी इस भूख लगने वाली आवश्यकता को संतुष्ट करेगी, तो रोटी मेरे लिए उपयोगी है। मुझे लिखना है तो पेन मेरे लिए उपयोगी है, कॉपी मेरे लिए उपयोगी है। यदि ठंडी के दिन है तो स्वेटर मेरे लिए उपयोगी है, गर्मी के दिन है तो एसी और कूलर मेरे लिए उपयोगी है। तो ये होता है उपयोगिता का अर्थ। जो नेक्स्ट चीज है वो कहलाती है इसकी निर्भरता। उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? देखिए बच्चों, हर इंसान अलग अलग होता है, उसकी फैशन, रुचि, काम, समय सब कुछ अलग होता है, उसके आधार पर उसकी उपयोगिता भी अलग होती है। जैसे एक किसान की क्या उपयोगिता है, किसान के लिए एक फावड़ा है, गेती है, वो बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन क्या एक शिक्षक के लिए वो उपयोगी है? नहीं। तो उपयोगिता डिपेंड करती है कि व्यक्ति का जॉब क्या है, व्यक्ति क्या करता है। तो एक अध्यापक के लिए पेन, कॉपी, ब्लैक बोर्ड, डस्टर बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन एक किसान के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार ये तो हो गया व्यक्ति के ऊपर। दूसरा होता है समय। सर्दियों के अंदर स्वेटर और हीटर की उपयोगिता है, तो गर्मियों में एसी और कूलर की उपयोगिता है। इसी प्रकार हम एक और बात कहेंगे कि उपयोगिता को हम मुद्रा में भी माप सकते हैं कि किसी वस्तु की कितनी मुद्रा के अंदर वो चीज हम खरीद रहे हैं, उसके ऊपर भी इसकी उपयोगिता होती है। तो उपयोगिता का निर्भरता होगा समय तत्व के आधार पर, व्यक्ति के पसंद रुचि के आधार पर, व्यक्ति के कार्य के आधार पर, शौक के आधार पर, और समय समय के ऊपर उसकी वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है। यदि मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए वो रोटी बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है तो उसके लिए उस रोटी की कोई उपयोगिता नहीं है। एक व्यक्ति को कोई चीज पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, तो उसके लिए वो बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन यदि किसी को आइसक्रीम से एलर्जी है तो उसके लिए वस्तु बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो ये हो गया उपयोगिता का अर्थ और निर्भरता। अब हम बात करते हैं उपयोगिता फलन। फलन बहुत बार आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम फलन शब्द का यूज बहुत बार आएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि फलन का मतलब होता है दो चरों, दो वेरिएबल्स के मध्य एक मैथमेटिकल जो कनेक्शन होता है, गणितीय जो संबंध होता है, इसको हम कहते हैं फलन। तो यहाँ पर u मतलब उपयोगिता, फलन है x1, x2, x3 डैश डैश xn वस्तुओं की उपयोगिता। अंडरस्टैंड नाउ? उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि हम अर्थशास्त्र में कोई भी नियम पढ़ेंगे तो हमें उस नियम के लिए पहले मान्यताएं देखनी होगी, क्योंकि कोई भी नियम एक निश्चित मान्यताओं को लेकर के चलता है, तभी वो सार्थक होता है। तो वही है नंबर 1, जिसे पहला अपन कहेंगे कि उपभोक्ता को विवेकशील माना है। अर्थशास्त्र का कोई भी नियम तभी लागू होता है जिसमें उपभोक्ता बहुत महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र के अंदर। तो उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात इसको फैशन, रुचि, उन सबका अच्छे से ज्ञान है। नंबर 2, उपभोक्ता हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। जैसे मेरे पास 100 रुपये और यदि मैं 100 रुपये लेके मार्केट जाती हूँ तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं 100 रुपये में अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदूं। कम 2 से 4 दुकानों पर जाऊंगी जहां मुझे चीज सस्ती मिलेगी, वहां खरीदूंगी और इस 100 रुपये में अधिक से अधिक संतुष्टि को प्राप्त करना चाहूंगी। तो उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता में नंबर 1, उपभोक्ता विवेकशील होता है, उसको फैशन, रुचि, कीमत सबका अच्छे से ज्ञान होता है। नंबर 2, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अगली बात, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। अभी इस चीज को अभी यहाँ पर एक लाइन के रूप में याद कर लो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सीमित है, क्योंकि अभी हम सीमांत उपयोगिता का आगे क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि सीमांत वर्ड का क्या मतलब है। पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत वर्ड, औसत, कुल, सीमांत, ये 3 चीजों का हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको आगे वाले टॉपिक के अंदर अच्छे से समझाऊंगी। तो उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता में एक बात ये समझ लीजिए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। अगली चीज, उपयोगिता मतलब वस्तु की उपयोगिता को हम मुद्रा में भी माप सकते हैं और प्रत्येक उपभोक्ता को मार्केट के अंदर कीमत का, उसको उसके पास जो आय है, उसके पास जो पैसा है, उसमें उसको क्या क्या चीजें खरीदनी है, ये अच्छे से क्लियर होता है। इन मान्यताओं को लेकर के हमारा जो उपयोगिता विश्लेषण है वो आगे चलेगा। तो बच्चों, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा लेसन है उपभोक्ता का संतुलन, इसके प्रथम भाग के अंदर हमने आज देखा उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता की परिभाषा, उपभोक्ता का उद्देश्य। उपभोक्ता का उद्देश्य यही है कि अपनी आवश्यकताओं को की संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। कोई भी उपभोक्ता है वो चाहता है कि उसके पास जो पैसा है, राशि है, उसके अंदर वो अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करे। उसके बाद हमने देखा उपभोग, फिर उसके विश्लेषण की 2 विधियां देखेंगे अपन, गणनावाचक और क्रमवाचक। अभी हम केवल गणनावाचक विश्लेषण, जिसको उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं, उसी पे चल रहे। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। इसका गणनावाचक विश्लेषण का अच्छे से नाम देख लो, मार्शल और पिगू ने दिया था,
उपयोगिता विश्लेषण कहती है सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपयोगिता ह्रास नियम इसी पे चलेगा। फिर उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। फिर हमने उपयोगिता फलन देखा और उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता देखी। तो बच्चों इस वीडियो की हर एक लाइन को अच्छे से देखिए, समझिए, याद कीजिए। नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और अंत के अंदर इसके अंदर जो मैंने इसके जो नोट्स के फोटो अपलोड किए उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लिखिए और इसको समझिए। थैंक यू।